गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 12 जीव विज्ञान पोर्शन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3, जिसका शीर्षक है मानव जनन। मानव जनन, इसके पूर्व हम लोग पढ़ चुके हैं जीवों में जनन। जीवों में जनन जैसे बताया गया था वैसे ही मानव में जनन। मानव में जनन किस प्रकार से होता है, हमने वहां जीवों में जनन जब बताया था तब आपको बताया था कि जनन दो प्रकार से होता है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। तो मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन के माध्यम से होता है, यानी कि इसमें नर और मादा दो लोग सम्मिलित होकर अपने ही जैसी संतान को जन्म देते हैं। या कह लीजिए कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर जब संलयित होते हैं तो एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से संतान बनती है। ये पूरी एक प्रक्रिया है और बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसको आज हम लोग विस्तार से समझेंगे। हाँ, जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी समस्याएं हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और इस वीडियो के पश्चात हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, वो भी कमेंट के माध्यम से आप हमको बताएंगे। चलिए देखते हैं कि मानव में नर और मादा के संलयन से एक युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से संतान बनती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चीज है, मानव के विकास में शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें जो कोशिका का विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन केवल जनन प्रक्रिया में कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब आप समझ लीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन होता क्या है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन में कोशिका अपने जैसी एक नई कोशिका को जन्म दे देती है। इसको समसूत्री विभाजन कह देते हैं और इसमें पूरे के पूरे 46 गुणसूत्र आ जाते हैं। लेकिन केवल जनन प्रक्रिया ऐसी है, जनन कोशिका ऐसी है जिसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है इसे आप लोग समझ लीजिए। जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, यदि जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तब जो गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों की संख्या में हेरफेर हो जाएगा। जैसे आप समझ लीजिए कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और 46 गुणसूत्र में मादा से भी गुणसूत्र आएंगे, पुरुष से भी गुणसूत्र आएंगे। तो मादा और पुरुष दोनों के गुणसूत्र अगर 46 गुणसूत्र आ गए तो आप सोचिए कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 92 गुणसूत्र हो जाएंगे। लेकिन 92 गुणसूत्र किसी मनुष्य में पाए ही नहीं जाते हैं, तो 92 गुणसूत्र हो ही नहीं सकते हैं। तो 92 गुणसूत्र ना हो इसके लिए जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इस अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से संतान को प्राप्त होते हैं, जो कुल मिला के 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये एक विशेष प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मानव में 46 गुणसूत्रों की संख्या को नियंत्रित किया जाता है या बनाए रखा जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं,
अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि संपूर्ण शरीर में, जो आपका संपूर्ण शरीर है, उसमें केवल और केवल अर्धसूत्री विभाजन इस जनन कोशिका में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन बाकी शरीर के अन्य भागों में पाया जाता है। अन्य जगहों पर जितना भी विभाजन होता है उसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन को आप लोगों ने ठीक से समझ लिया। अब हम लोग, चूंकि यहां पर कठिनाई ना आए, इसलिए हम आपको 3 भागों में, जैसा कि पहले अध्याय में हमने आपको बताया था कि निषेचन से पूर्व की घटनाएं, यानी कि 3 भागों में बांट के इसको पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे कि निषेचन के पूर्व की घटनाएं, निषेचन की घटना और निषेचन के पश्चात की घटनाएं। यहां हम केवल निषेचन के पूर्व की घटनाओं को देखेंगे और निषेचन के पूर्व किस प्रकार से ये परिघटनाएं घटती हैं, ये प्रक्रियाएं चलती हैं, इनका जनन की स्थिति में क्या महत्व होता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में, इस घटना में भी 2 घटनाएं सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? युग्मक का निर्माण, या कह लीजिए कि युग्मक जनन। ये प्रक्रिया कहलाती है युग्मक निर्माण या युग्मक का जनन। चूंकि निर्माण हो गया युग्मक का, अब युग्मक एक जगह वहीं तो रहेगा नहीं। युग्मक क्या करेगा? एक गति करेगा, गति करके वो मादा युग्मक के पास पहुंचेगा। नर युग्मक क्या करेगा? मादा युग्मक के पास पहुंचेगा। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? नर युग्मक पढ़ रहे हैं। नर युग्मक यानी कि निषेचन। जब वो पहुंचेंगे, मिलेंगे, तो उस घटना को कहेंगे निषेचन। लेकिन निषेचन से पहले वाली जो घटना है हम उसको पढ़ रहे हैं। तब नर युग्मक यात्रा करते हुए मादा युग्मक के पास पहुंचता है। जब मादा युग्मक और नर युग्मक मिल जाते हैं तो इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। तो निषेचन से पूर्व की जो ये घटनाएं हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। कैसे है ये? युग्मक का निर्माण और युग्मक जनन, और दूसरा है युग्मक का स्थानांतरण। अब इसमें पहली जो घटना है युग्मक जनन, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, इस प्रक्रिया को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब ये है कैसी? इसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक जनन में युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। और युग्मक का निर्माण कैसे होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं कि नर में इसे शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? नर जो होगा उसमें इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इससे जो बनता है उसको शुक्राणु या स्पर्म कहा जाता है। मादा में इसको अंडाणु जनन कहते हैं या अंड कोशिका या ओवम कहते हैं। अंड कोशिका में जो अंडा बनता है, अंड बनता है, उसको इस प्रक्रिया में लाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, सीधा चलते हैं। ये प्रक्रिया आपको बहुत आसान है, समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सीधा चलते हैं, शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्राणु कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसकी क्या क्या स्थितियां होती हैं, किस तरीके से ये गति करते हुए अंडाणु कोशिका तक पहुंचता है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या क्या स्थितियां होती हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं कि शुक्राणु का निर्माण होता है, यह किन किन अंगों के माध्यम से होता है। यह
किन किन अंगों के माध्यम से होता है और कौन कौन से अंग इसमें सहायता करते हैं। इसलिए सीधा हम लोग चलते हैं नर जनन अंगों की तरफ, नर जनन अंगों की तरफ, क्योंकि अंगों के माध्यम से ही तो ये निर्माण हो रहा है। तो ये जो निर्माण हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग सीधे चलते हैं नर जनन अंग की तरफ। अब नर जनन अंग को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? एक तो प्राथमिक लैंगिक अंग, एक तो कौन सा हुआ? पहला हुआ प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा कौन सा हुआ? सहायक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या आएगा? प्राथमिक लैंगिक अंग वो मुख्य अंग होता है, वो मेन अंग होता है, जिसमें क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है या युग्मक का निर्माण होता है। अब युग्मक का निर्माण कहां हो रहा है? कौन सा मुख्य या प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हिंदी में वृषण कहते हैं या इसको अंग्रेजी में टेस्टिस भी कहते हैं। वृषण या टेस्टिस में युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक के निर्माण के पश्चात इसे सहायक अंग या सहायक लैंगिक अंग, जिसमें कौन कौन से हैं? सहायक नलिकाएं तथा सहायक ग्रंथियां, सहायक नलिकाएं तथा सहायक ग्रंथियों के माध्यम से ये युग्मक चलते हुए मादा युग्मक तक पहुंचता है। नर युग्मक टेस्टिस में बनकर टेस्टिस से पलायन करते हुए या गति करते हुए मादा युग्मक तक पहुंचता है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे कैसे चलती है, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो सहायक नलिकाएं होती हैं, सहायक लैंगिक अंग में हमने दो चीजें आपको बताई, एक तो सहायक नलिकाएं और दूसरी सहायक ग्रंथियां। अब ये देख लेते हैं कि सहायक जो नलिकाएं हैं वो कौन कौन सी सहायक नलिकाएं हैं। नंबर एक, रीटेस्टिस, इसको कहते हैं रीटेस्टिस। दूसरी है शुक्र वाहिका, तीसरी है अधिवृषण और चौथी है शुक्र वाहिनी। ये याद रखिएगा, ये क्रम याद रखिएगा। कई बार आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में और 2 नंबर के क्वेश्चन में ये सीरीज लगवा ली जाती है या पूछ लिया जाता है कि कौन सी नलिका है और कौन सी ग्रंथि है। छांटिए, मिलाइए, मिलान करवा देते हैं। 1-1 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सहायक नलिकाएं आप याद रखिएगा। पहली है कौन सी? रीटेस्टिस, दूसरी कौन सी है? शुक्र वाहिका, तीसरी है अधिवृषण और चौथी है शुक्र वाहिनी। चलिए, अब इसका जो दूसरा पार्ट आता है वो है सहायक ग्रंथि का। सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, वो कौन कौन सी चीजों का श्रावण करती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इनके नाम जान लेते हैं, इनकी स्थितियां जान लेते हैं। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, सबसे पहले जिसको हम जानते हैं वो होती है शुक्राशय। पहली ग्रंथि होती है शुक्राशय और दूसरी जो ग्रंथि इसमें होती है वो होती है प्रोस्ट्रेट ग्रंथि। कौन सी? प्रोस्ट्रेट ग्रंथि। और तीसरी इसमें होती है जिनको हम लोग कहते हैं काउपर ग्रंथियां। क्या कहते हैं? काउपर ग्रंथियां। यहां एक क्वेश्चन याद रखिए, काउपर ग्रंथियों का एक दूसरा नाम भी है, उसे आप कमेंट सेक्शन में आके हमको बताइएगा। काउपर ग्रंथियों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में आके हमको बताइएगा। चलिए, अब हम लोग सीधे चलते हैं कि टेस्टिस में किस तरीके से शुक्राणु बनते हैं या नर युग्मक बनते हैं। चलिए देख लेते हैं कि टेस्टिस की स्थिति कैसी होती है,
टेस्टिस किस प्रकार की संरचना होती है और ये कहां पर स्थित होती है। अब हम लोग टेस्टिस के बारे में समझ लेते हैं। टेस्टिस एक जोड़ी होती है, यानी कि ये दो होती हैं। प्रत्येक मानव के शरीर में ये दो होती हैं। और टेस्टिस क्या है? ये वृषण या टेस्टिस एक थैली के आकार की संरचना से घिरे रहते हैं। क्या होता है? टेस्टिस दो होते हैं और ये टेस्टिस या वृषण एक थैली नुमा संरचना से घिरे रहते हैं। इस थैली नुमा संरचना को वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। इस थैली नुमा संरचना को वृषण कोश कहते हैं और शरीर के ये बाहर होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सारी चीजें शरीर के अंदर होती हैं, लेकिन ये टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों होती हैं? सोचिए कि टेस्टिस शरीर से बाहर क्यों होती हैं। चलिए मैं ही बता देता हूं। टेस्टिस की जो तापमान की संरचना है वो शरीर के तापमान की संरचना से अलग होती है। शरीर का जो तापमान होता है उस तापमान से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है इन वृषण को या इन टेस्टिस को। तो ये टेस्टिस अपने शरीर से बाहर रहते हैं। शरीर से इनका तापमान कम रखने के लिए यदि तापमान ज्यादा होगा तो शुक्राणु क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। युग्मक की जो क्रिया है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। तो सीधा सा है कि शरीर के बाहर इसीलिए होते हैं कि इनका तापमान शरीर से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। अगर ये 2 से 2.5 डिग्री कम ना हो तो ये युग्मक की प्रक्रिया में, युग्मक जनन की प्रक्रिया में घातक हो सकता है। युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है वो शरीर के तापमान पर संभव नहीं है। यदि शरीर के तापमान पर युग्मक जनन की क्रिया कराई जाती है तो शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। शुक्राणु में वो स्थिति नहीं रह जाती है कि वो निषेचन की क्रिया में भाग ले सकें। इसलिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री इनका तापमान कम रहता है। यदि शरीर से ये चिपके रहते या शरीर के अंदर होते तो इनका तापमान उसी तरीके से होता जैसे शरीर का तापमान होता है। लेकिन अगर शरीर के तापमान पर इनको युग्मक जनन करना पड़ता तो शुक्राणु नष्ट हो जाते, शुक्राणुओं की प्रकृति कम हो जाती। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि जिन्हें बच्चे पैदा नहीं होते हैं या कुछ कमियां आ जाती हैं, तो आप यहां देख सकते हैं कि इसीलिए टेस्टिस को थोड़ा दूर रखा गया है शरीर से अलग एक थैली नुमा संरचना में वो लटके रहते हैं और शरीर से के तापमान से अपने आप को बचाए रखते हैं। चलिए ये चीजें आप लोगों ने जान ली। अब हम लोग सीधा देखते हैं कि वृषण के अंदर क्या क्या होता है या टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग आज समझ लेते हैं कि प्रत्येक जो टेस्टिस होती है, जो इस तरीके की संरचना होती है, ये संरचना में वृषण के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इन्हें वृषणीय पिंडक कहते हैं। ये जो 250 कंपार्टमेंट होते हैं इन्हें वृषणीय पिंडक कहा जाता है। और प्रत्येक वृषणीय पिंडक में ये जो 250 के होते हैं, इन 250 में से प्रत्येक जो एक वृषणीय पिंडक है, इस वृषणीय पिंडक में एक से लगाकर तीन
शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। क्या होता है? 1 से 3 तक शुक्रजनक नलिकाएं उनमें पाई जाती हैं। अब ये शुक्रजनक नलिकाएं एक नया नाम आया है, एक नई चीज आई है। तो आप लोग देख लीजिए कि ये शुक्रजनक नलिकाएं क्या होती हैं और इनका क्या कार्य होता है। तो चलिए देख लेते हैं। शुक्रजनक नलिकाएं, 2 तरह की शुक्रजनक जो नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं में 2 तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? नंबर 1 शुक्रजन कोशिका। कौन सी? शुक्रजन कोशिका, यानी कि ऐसी कोशिका जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है या नर युग्मक का निर्माण करती है। एक सेल वो होती है जिसको कहते हैं शुक्रजन कोशिका, जो नर युग्मक का निर्माण करती है, और दूसरी होती है सरटोरी कोशिका। कौन सी? सरटोरी कोशिका। ये शुक्रजन पहले जो कोशिका है उसका कार्य क्या है? नर युग्मक का निर्माण करना। और दूसरी जो कोशिका है सरटोरी कोशिका, उसका क्या कार्य है? उसका कार्य है शुक्रजन कोशिका के द्वारा बने युग्मक को पोषण प्रदान करना। यानी कि दूसरी कोशिका उसको पोषण प्रदान करती है। ये कार्य होता है इन 1 से 3 शुक्रजन कोशिकाओं का या शुक्रजन नलिकाओं का। नलिका में ये कोशिकाएं पाई जा रही हैं, नलिका में ये कोशिकाएं हैं। तो ये जो नलिका है ये 1 से 3 जो हैं वो नलिकाएं हैं। इन नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 शुक्रजन कोशिका और दूसरी है सरटोरी कोशिका। याद हो गया ना? ये कोशिका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और समझनी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको नीट का एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम देना है, या आगे चलकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, हमेशा आपकी प्रगति में ये सहायक होने वाली हैं। इसलिए ये नहीं कि इंटर के बाद आप इनको भूल जाएं, इनको आपको हमेशा अपने याददाश्त में ताजा रखना है। चलिए देख लेते हैं कि ये जो वृषणीय पिंडक में एक खाली स्थान में एक कोशिका पाई जाती है। वृषणीय पिंडक हमने आपको बताया था 250 जो वृषणीय पिंडक होते हैं, 250 जो वृषणीय कंपार्टमेंट होते हैं, उनमें एक नलिका पाई जाती है, 1 से 3 नलिका पाई जाती है। और इन नलिकाओं के बाद में जो खाली जगह होती है, जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान में एक कोशिका पाई जाती है जिसे कहते हैं लीडिंग कोशिका। लीडिंग मतलब जो मेन है, जो लीड कर रही है, उसका नाम लीडिंग कोशिका क्यों रखा गया? ये सारी प्रक्रिया को लीड करती है, इसलिए इसको क्या कहा गया? लीडिंग कोशिका। अब लीडिंग कोशिका का कार्य देख लीजिए कि लीडिंग कोशिका कर क्या रही है। लीडिंग कोशिका का मुख्य कार्य है ये नर हार्मोन्स का स्रावण करती है। क्या करती है? नर के जो हार्मोन्स होते हैं, मानव में जो पुरुषों के हार्मोन्स होते हैं, उनका ये श्रावण करती है। यानी कि ये मेल जो हार्मोन्स होते हैं वो उनका सिक्रीशन जो होता है इसी लीडिंग कोशिका से होता है। तो याद रखिएगा, कई बार नीट में ये पूछा गया है कि मेल हार्मोन्स किस कोशिका से स्रावित होते हैं, तो ये लीडिंग कोशिका से स्रावित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां देख लेते हैं कि ये जो हार्मोन है ये कौन कौन से हार्मोन होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मेल में ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन नामक
हार्मोन होते हैं। कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन का ये स्रावण करती है। ये कोशिका जो लीडिंग कोशिका है वो इसका स्रावण करती है। चलिए, ये तो हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि सहायक जो नलिकाएं हैं, जो सहायक नलिकाएं हैं उनका क्या कार्य है और वो किस तरीके से इस निषेचन के पूर्व घटना में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखती हैं। क्यों हमको उसको पढ़ना चाहिए और क्यों वो यहां पे इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। चल कहते हैं कि नर युग्मक जिस नलिका के माध्यम से शुक्र जन नलिका के बाहर आता है उसे क्या कहते हैं? रीटेस्टिस। यानी कि अब जो सहायक नलिकाएं हैं, यानी कि युग्मक बन गया है, युग्मक बन चुका है, युग्मक के बन जाने के पश्चात ये अब बाहर कैसे आएगा? टेस्टिस में ये बन गया है, अब टेस्टिस से इसको बाहर आना है और मादा युग्मक के पास तक इसको पहुंचना है। मादा युग्मक तक ये कैसे पहुंचेगा इसको हम लोग देख लेते हैं। ये सहायक नलिकाओं के माध्यम से पहुंचेगा, सहायक नलिकाओं के माध्यम से। ये सहायक नलिकाएं हमने आपको पहले बता दी हैं। अब इन सहायक नलिकाओं में ये कैसे कैसे चलता है, इनका क्रम क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो शुक्रजन नलिका है उससे शुक्राणु बाहर आता है और बाहर आकर किस नलिका के माध्यम से निकलता है उसको कहते हैं रीटेस्टिस। पहली जो नलिका है उसमें पहुंचता है वो, उसको कहते हैं रीटेस्टिस। रीटेस्टिस आगे बढ़कर दूसरी जो नलिका होती है उसको कहते हैं शुक्र वाहिका। दूसरी जो नलिका होती है उसको कहते हैं शुक्र वाहिका। तो शुक्र वाहिका में रीटेस्टिस खुल जाती है और वो शुक्राणु रीटेस्टिस से होता हुआ शुक्र वाहिका में चला जाता है। और शुक्र वाहिका एक अन्य नलिका जिसका नाम दिया गया है अधिवृषण। शुक्र वाहिका अधिवृषण में खुलती है। अगली नलिका है जिसको कहा जाता है अधिवृषण, अधिवृषण में पहुंचता है और अधिवृषण जो वो है नलिका ये शुक्र वाहिनी में खुलती है। तो ये एक गति करता हुआ शुक्राणु गति करता हुआ या नर युग्मक इन सहायक नलिकाओं में गति करता हुआ कहां कहां पहुंचा? पहले रीटेस्टिस में पहुंचा, फिर शुक्र वाहिका में पहुंचा, फिर अधिवृषण में पहुंचा, फिर ये शुक्र वाहिनी में पहुंचा। अब शुक्र वाहिनी से होता हुआ ये मादा युग्मक तक पहुंच जाता है जहां इसकी निषेचन क्रिया संपन्न होती है। इस स्थिति में यानी कि जो मेन हमारा अंग है, जनन अंग है, वो क्या है? टेस्टिस या वृषण। टेस्टिस की सहायता करने के लिए ये और अंग हैं जिनके माध्यम से ये शुक्राणु गति कर रहा है, गमन कर रहा है और मादा युग्मक तक पहुंच रहा है। और मादा युग्मक और नर युग्मक मिलके एक युग्मनज का निर्माण करते हैं जिससे बाद में भ्रूण बनता है और भ्रूण के पश्चात संतान बनती है। तो अभी हमने सहायक नलिकाएं देखी, लेकिन सहायक नलिकाओं में भी कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि शुक्राणु को बचाने के लिए, शुक्राणु में जान रहने के लिए या शुक्राणु को इस स्थिति में रहने के लिए कि वो निषेचन की क्रिया संपन्न कर पाए, उसके लिए कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो इसमें सहायता प्रदान करती हैं। और वो किस तरीके से सहायता प्रदान करती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए,
जो सहायक ग्रंथियां हैं उनमें सबसे पहले आता है शुक्राशय। हमने आपको पहले बताया था कौन कौन सा, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथियां। तो पहले हम लोग देख लेते हैं शुक्राशय। शुक्राशय एक जोड़ी ग्रंथि होती है, मतलब ये दो होती हैं। शुक्राशय एक जोड़ी ग्रंथि का मतलब होता है ये दो ग्रंथियां होती हैं और इनका कार्य क्या होता है। अब ये आप समझ लीजिए कि यह एक तरल का स्राव करती हैं। ग्रंथियों का कार्य क्या होता है, हार्मोन का स्राव करना, तरल का स्राव करना। तो ये जो ग्रंथि है शुक्राशय, जो एक जोड़ी है यानी कि दो हैं कुल, यह एक तरह का स्राव करती हैं जिससे कि अधिकांश वीर्य का भाग बनता है। वीर्य आप लोग जानते होंगे, शुक्राणुओं से बनी हुई संरचना। तो वीर्य का हम लोग पूरा भाग नहीं, यहां हम कह रहे हैं कि ये जो शुक्राशय है, ये जो ग्रंथि है, ये एक ऐसे तरल का स्राव करती है जिससे अधिकांश भाग, पूरा भाग नहीं, अधिकांश भाग। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुक्राशय से जो स्राव निकलता है वो पूरा वीर्य का भाग बनाता है, आधा बनाता है, कुछ बनाता है या अधिकतर बनाता है। तो इसका आंसर होगा कि अधिकतर बनाता है, पूरा नहीं बनाता, आधा नहीं बनाता, अधिकतर बनाता है। यानी कि कुछ चीजें इसमें ऐसी भी हैं जो बाद में और जुड़ती हैं। तो सहायक ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि है शुक्राशय। और शुक्राशय जो एक जोड़ी होता है, दो होता है यानी कि, और इनसे जो स्राव होता है वो स्राव वीर्य के अधिकतर भाग को बनाता है। अब देख लीजिए कि इस वीर्य में होता क्या क्या है। इसमें फ्रक्टोज होता है, इसमें प्रोटीन होती है और इसमें प्रोस्टंग होता है। क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, प्रोटीन होता है और प्रोस्टंग इसमें पाया जाता है। अब देखिए दूसरी ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है और ये क्या स्राव करती है और इसका कार्य क्या होता है और ये मानव जनन में क्यों महत्वपूर्ण है, इसे आप समझ लीजिए कि प्रोस्टेट ग्रंथि से एक दूधिया क्षारीय स्राव होता है। क्या होता है, दूधिया क्षारीय स्राव होता है। दूधिया क्षारीय स्राव क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि पीएच मान कितना होता है, 7, और इससे कम ज्यादा होने पर अम्लीयता और क्षारीयता आ जाती है। अम्लीयता और क्षारीयता को कम करने, अम्लीयता को कम करने के लिए जब क्षार डाल दिया जाता है तो वो नॉर्मल स्थिति आ जाती है। यदि अम्लीयता होती है तो वो क्या कर सकती है, शुक्राणु को नष्ट कर सकती है। तो मूत्र मार्ग में से ही गमन करता हुआ शुक्राणु मादा अंडाणु या मादा युग्नज तक पहुंचता है। तो इस मार्ग में, चूंकि ये मूत्र मार्ग है और मूत्र क्या होता है, अम्लीय होता है, तो मूत्र मार्ग क्या करता है, अम्लीय रहता है। तो इस अम्लीय मार्ग में यदि शुक्राणु चला जाएगा तो शुक्राणु नष्ट हो जाएगा, उसकी जनन क्षमता खत्म हो जाएगी। तब उस स्थिति में ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये एक दूधिया क्षारीय स्राव करती है। यानी कि उसी समय जब शुक्राणु गमन कर रहा होता है उसी समय ये प्रोस्टेट जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि एक क्षारीय स्राव करती है। जिस क्षारीय स्राव से वो जो मार्ग है उसकी अम्लीयता समाप्त हो जाती है और वो न क्षारीय रह जाता है न अम्लीय रह जाता है, उसका पीएच लगभग 7 के करीब आ जाता है। इस 7 पीएच मान की स्थिति में शुक्राणु गमन करता हुआ मादा युग्मक तक पहुंच जाता है। यदि ये अम्लीयता समाप्त ना की जाए तो शुक्राणु
निष्प्रभावी हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, या कह लीजिए खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि मानव की जो संरचना है वो बहुत कठिन संरचना है, बहुत जटिल संरचना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्रकृति ने ऐसी व्यवस्थाएं की हुई हैं कि सारी की सारी क्रियाएं और प्रक्रियाएं संचालित हो सकें। यदि वो क्रियाएं और प्रक्रियाएं संचालित नहीं होती हैं, कोई विघ्न आ जाता है, तभी आपको देखते हैं बंध्याकरण, पुत्र प्राप्ति ना होना, निसंतानता, ये बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। और ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है कभी कभी ये बढ़ जाती है तो ये मूत्र मार्ग को रोक देती है, और ये बुढ़ापे में अक्सर देखा जाता है, जिसको कहा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, जिससे मूत्र निकलना बंद हो जाता है। तो जब ये कार्य कर रही है, सही अवस्था में है, तब तो क्या कर रही है, ये जनन में सहायक हो रही है। लेकिन जब जनन की क्रियाएं बंद हो जाती हैं और इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बढ़कर मूत्र मार्ग को रोक देती है और एक नवीन रोग को जन्म देती है, जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। इसी ग्रंथि के बढ़ जाने से होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था काउपर ग्रंथियां। काउपर यानी कि किसी ने इसकी खोज की, उसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया काउपर ग्रंथियां। काउपर ग्रंथियों को कुछ और भी कहते हैं। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि काउपर ग्रंथियों को क्या कहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आकर हमको बताइए। काउपर ग्रंथियों का कार्य क्या है? काउपर ग्रंथियों का मुख्य कार्य है कि ये जो तरल, काउपर जो ग्रंथियां हैं वो एक तरल का स्राव करती हैं। जैसे कि प्रोस्टेट ग्रंथियां तरल का स्राव कर रही थी, शुक्राशय तरल का स्राव कर रहा था, उसी तरीके से काउपर ग्रंथियां भी एक तरल का स्राव करती हैं। उस तरल का स्राव, वो तरल काहे के लिए होता है? वो तरल एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, एक तैलीय मार्ग बना देता है, जिससे शुक्राणु की गति आसान हो सके, शुक्राणु आराम से गति करता हुआ मादा युग्मनज तक पहुंच सके। मादा युग्मनज और नर युग्मनज जब मिलते हैं तो इसको क्या कहते हैं? मादा युग्मक और नर युग्मक जब मिलते हैं तो इसको कहते हैं युग्मनज। और युग्मनज के बाद ये क्या होता है? ये भ्रूण बनता है। यहां जब ये युग्मनज बन जाता है, जब तक युग्मनज नहीं बनता है उसके पूर्व में जो विभाजन हो रहा है वो कौन सा विभाजन है? अर्धसूत्री विभाजन है। लेकिन जब ये युग्मनज बन जाता है उसके बाद समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के पश्चात भ्रूण बनता है, और भ्रूण के पश्चात पूरी संतान का विकास होता है। यहीं से संतान का जन्म होता है। आज टॉपिक काफी बड़ा होता जा रहा है, इसलिए आज के टॉपिक को यहीं तक रखेंगे। कल इसके आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे, इसको आगे समझाएंगे। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो आपकी समस्याएं हैं उनको कमेंट के माध्यम से हमारे पास तक भेजिए। धन्यवाद।